हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है परमाणु, दैट इज़ एटम। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 7। तो बच्चों अब तक हम क्या पढ़ के आए हैं एक बार सुन लीजिए। देखिए बच्चों, हमने सबसे पहले पढ़ा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा। उसके बाद इस प्रयोग के प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। फिर उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल में जो कठिनाइयाँ रह गई थीं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, उनको बोहर ने दूर किया और बोहर ने अपना परमाणु मॉडल दिया बच्चों। तो आज हम उसी कड़ी में पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत, दैट इज बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी of hydrogen like atom। हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं से क्या अर्थ है। तो बच्चों इसकी चर्चा अभी करते हैं। तो आज का टॉपिक समझते हैं पहले कि हाइड्रोजन सदृश परमाणु क्या हैं। तो बच्चों आपको पता है कि हाइड्रोजन की जो बाहरी कक्षा होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे बच्चों मैंने ये परमाणु बनाया है, क्या बनाया है, ये परमाणु यानी एटम। ये नाभिक है जिस पर परमाणु का समस्त धनावेश संकेंद्रित है। ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये मैंने बना दिया है नाभिक, और ये उसकी ऑर्बिट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने ये बना दिया एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाया है, इलेक्ट्रॉन, जिस पर कितना चार्ज होगा, नेगेटिव ई। मैंने नेगेटिव लिखा नहीं है, मैं इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इस ऑर्बिट में ये वी वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है। और इस कक्षा की त्रिज्या, कोई सी एक कक्षा है बच्चों जिसकी त्रिज्या है आर। और इस इलेक्ट्रॉन का जो ये नाभिक है बच्चों, और इस पर कितना आवेश होता है, प्लस जेड ई। जेड परमाणु क्रमांक है। हाइड्रोजन के लिए जेड 1 होता है, लेकिन वो बाद में हम जेड बराबर 1 रख देंगे। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं हाइड्रोजन सदृश परमाणु। तो हाइड्रोजन एटम में बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। ऐसे ही अगर हम, जैसे हमने बात की हाइड्रोजन की, एच की, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम से मतलब जिनकी बाहरी कक्षाओं में एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हीलियम की बात करें बच्चों, तो एक्चुअली हीलियम क्या होता है, 2He4, यानी इसकी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। अगर इसकी ऑर्बिट से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें बच्चों, तो उस पर एक धनावेश आ जाएगा और कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यानी हीलियम धनायन, पॉजिटिव। सिंगली पॉजिटिवली चार्ज किया है उसको। तो ये भी हाइड्रोजन के समान हो गया। इसकी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, इसकी बाह्यतम कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन। जैसे 2He4 था, इसका अर्थ क्या था बच्चों कि जैसे ये नाभिक है, इसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, और बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन हमने किसी विधि से निकाल दिया तो एक ही तो रह गया, तो हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। लिथियम की बात करें बच्चों, तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 3 होता है। यानी इसकी बाहरी कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, 3। जैसे ये नाभिक 3 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, एक रह गया, ठीक है ना, एक ही तो इलेक्ट्रॉन रह गया इस पर। तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इस पर पॉजिटिव 2E चार्ज आ गया। यानी लिथियम को डबली आयनित किया है हमने, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए हैं बच्चों। तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम हुए, क्योंकि अब इस लिथियम की बाहरी कक्षा में भी एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, अब ये वाला, ठीक है ना। ये दोनों तो बाहर निकाल दिए। तो
हेडिंग समझ गए आप। हाइड्रोजन सदृश परमाणु का मतलब जिसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो। तो हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो थियरी पढ़ने जा रहे हैं, उसमें लिथियम की भी बात होगी, हीलियम की भी बात होगी, हाइड्रोजन के लिए भी लागू होगी, ठीक है ना, इन सभी के लिए लागू होगी। इसलिए हम जेड लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक लिथियम का 3 हुआ और हीलियम का 2 हुआ, हाइड्रोजन का 1 हुआ, लेकिन बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तब की बात कर रहे हैं, इसलिए जेड लेके चलेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई होगी आपके। अब आगे चर्चा करते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये क्या हुए एक्चुअली, हाइड्रोजन लाइक एटम हुए, हाइड्रोजन सदृश परमाणु। आयन बन गए हैं वैसे ये। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट शायद ले लिया होगा। अब हटाते हैं इसको। तो बच्चों, बोहर ने ये बताया था कि परमाणु सभी संभव वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता, बल्कि उसकी कक्षाओं को निश्चित कर दिया है, जिनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। पिछले लेक्चर में आप सीख चुके हैं। तो हमने कोई सी एक ऑर्बिट ले ली और इस ऑर्बिट की त्रिज्या r है और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेग v है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m मान लेते हैं। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि इसको वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अपकेंद्र बल नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होता है, उससे प्राप्त होता है। और बोहर ने अपने पोस्टुलेट में, अपने अभिग्रहित में यानी परिकल्पना में, बोहर ने जो मॉडल दिया था उसमें कक्षाओं को कैसे निश्चित किया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए उनका जो कोणीय संवेग है mvr वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है, h/2π का पूर्ण गुणज, वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n बराबर 1 पहली कक्षा, n बराबर 2 दूसरी कक्षा, n बराबर 3 तीसरी कक्षा, n बराबर 4 चौथी कक्षा। इसको हम कह देते हैं k सेल, ये L, ये M और ये N, इस तरीके से बताया था। तो ये बात कहाँ से आई बच्चों, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देता हूँ। ये कहाँ से आई, बोहर्स पोस्टुलेट से, बोहर्स पोस्टुलेट। बोहर ने जो अभिग्रहित दिया था उससे ये इक्वेशन मिली। अब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि इसको आवश्यक अवकेंद्र बल यानी mv²/r कहाँ से प्राप्त होगा, इन दोनों के बीच जो कूलम्बिक फोर्स लग रहा है बच्चों, कूलाम के नियम के अनुसार इनके बीच आकर्षण, क्योंकि ये नाभिक धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन बच्चों ऋणावेशित है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो इनके बीच कितना बल लगेगा, उससे इनके बीच जो बल लग रहा है वही अब केंद्र बल का काम कर रहा है, वही अब केंद्र बल प्रदान कर रहा है। 1/4πε0, क्या फॉर्मूला है बच्चों, Q1 Q2/r²। Q1 ये वाला चार्ज कितना, Ze इंटू Q2 ये वाला चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी E, और दोनों के बीच की दूरी r है बच्चों, जितनी कक्षा की त्रिज्या है। तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हुई, mv², सॉरी यहाँ स्क्वायर आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो mv² बराबर कितना आ गया, इस एक r से एक पावर कट गई, तो mv² कितना रह गया, 1/4πε0 Ze²/r रह गया बच्चों। अब m का दोनों ओर गुणा कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m² v² बराबर m का गुणा कर रहे हैं mZe²/4πε0 इंटू r, यही तो रह जाएगा।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम बी का होल स्क्वायर, एम बी का होल स्क्वायर बराबर एम जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब देखें बच्चों, समीकरण 1 से इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से एम बी का मान निकाल के यहाँ रख देते हैं। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा, एम बी बराबर आर नीचे आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई आर, ये वैल्यू आई। और इसको कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए बच्चों। तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से देखिए, एम बी की जगह ये वैल्यू, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, बात समझ रहे हैं। देखिए एम बी का ये मान है तो ये मान यहाँ रख रहे हैं तो उसका स्क्वायर हो रहा है, तो डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बराबर ये रह गया एम जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एक आर से एक पावर कट गई बच्चों। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं और देखिए क्या किया है बच्चों, हमने एम जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसका स्क्वायर किया है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, एक मिस्टेक हो गई, पाई का स्क्वायर करना भूल गए, पाई स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट और एक पाई से इसकी एक पावर कैंसिल आउट बच्चों। तो देखें क्या रह गया, पहले साफ साफ लिख लेते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर और अपॉन एक पाई रह गया और एक आर रह गया बराबर एम जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा यहाँ। तो आर बराबर कितना आएगा, आर उधर ले जाएं, इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आर बराबर बच्चों कितना मिलेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे नीचे ये आ जाएगा एम पाई जेड ई स्क्वायर, ये आया बच्चों, ये रेडियस आ गई। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आर बराबर देखें एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन एम पाई ई स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट हैं, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, ये कांस्टेंट, समझ रहे हैं ना। देखिए ये सब मैंने कांस्टेंट अलग कर लिए, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि नियत है, पाई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ई या जो मूल आवेश है ई वो कांस्टेंट है, जेड अलग अलग परमाणुओं का अलग अलग होगा, एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, एक इंटीजर, एक पूर्णांक, कोई भी संख्या हो सकती है। तो जितने कांस्टेंट थे वो हमने यहाँ लिख दिए और क्या रह गया, एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये एन है बच्चों, एच मत समझ लेना, एन स्क्वायर अपॉन जेड रह गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से देखें बच्चों क्या प्राप्त हुआ हमें कि आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, ये मिला, ये तो कांस्टेंट है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड बराबर होता है बच्चों 1, तो आर प्रोपोर्शनल टू हो गई एन स्क्वायर, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को डालिए 5। अब यहाँ से देखें R1 अपॉन R2 करें तो क्या मिलेगा, N1 स्क्वायर अपॉन N2
स्क्वायर। इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी बच्चों। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 6। बात समझ आ रही है कि r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। इससे हमें क्या जानकारी मिलेगी अभी बात करेंगे बच्चों। पहले जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। तो अभी आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने थोड़ी सी जगह बना ली है यहाँ पर, इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो देखें बच्चों, हमने ये रेडियस का एक्सप्रेशन प्राप्त किया। मैंने समीकरण 1 को अभी हटाया नहीं है बच्चों, बाकी का पोर्शन हटा दिया है क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों जैसे यहाँ से देखें समीकरण नंबर 3 से पुनः अगर हम देखें तो ये जो समीकरण है बच्चों त्रिज्या की, ये nवीं कक्षा में त्रिज्या बता रही है, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों n स्क्वायर लिख रहे हैं। n का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो एक तरीके से ये कौन सी कक्षा की त्रिज्या हुई? nवीं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, Rn बराबर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन m पाई e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर बटे z। इक्वेशन नंबर वही रखते हैं, थर्ड ही रखते हैं इसको। इक्वेशन नंबर ये थर्ड है, इसको भी थर्ड ही रखते हैं। बस हमने r को Rn से लिख दिया है। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि बच्चों यहाँ से जैसे r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z है। ठीक है ना बच्चों, एक ही बातें हैं। इसको हमने, अब ये समीकरण तो नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन बता रही है, एक फैक्ट है, एक तथ्य है, लेकिन हम इसको इक्वेशन दे रहे हैं तो इसको हम 4 ही रखते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ अंडरस्टूड है कि अगर हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो ये nवीं कक्षा की त्रिज्या है। ठीक है ना, या ये कह सकते हैं कि फॉर हाइड्रोजन एटम r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना। तो खैर अब इस पॉइंट पर आ जाइए, इसकी बात करें तो फॉर हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z1 होता है, तो यहाँ क्या मिल गया? Rn बराबर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन m पाई e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। अब बच्चों हम एक काम करते हैं कि n बराबर रख देते हैं 1, यानी हम हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या निकालना चाह रहे हैं। n की जगह 2 रखेंगे तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या हो जाएगी। n बराबर 3 रख देंगे तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या हो जाएगी। तो n बराबर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? R1, यानी पहली कक्षा की त्रिज्या। n बराबर 1 रखने पर R1 बराबर, ये 1 हो गया, बाकी का सब यही बचा। तो ये हमने क्या निकाला है? हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या निकाली है बच्चों, और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 7। तो बच्चों यहाँ के बाद हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, आप कंफ्यूज न हो जाएं, यहाँ। ठीक है, इसके बाद मतलब लास्ट के बाद आप यहीं नोट करोगे। यहाँ के बाद क्या, इसके बाद पढ़ा रहे हैं, इसके बाद यहाँ। ये तो इक्वेशन पहली की लिखी हुई है बच्चों, उससे कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आगे चलते हैं। ये जो पहली कक्षा की त्रिज्या आई बच्चों, R1 बराबर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन m पाई e स्क्वायर, तो ये जो रेडियस है इसको एक विशेष नाम दिया जाता है बच्चों, अभी बताते हैं। क्योंकि ये जो थियोरी है कौन दे रहे हैं बच्चों? बोहर। तो इसको हम बोहर त्रिज्या कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या बोहर त्रिज्या कहलाती है। इसे बोहर त्रिज्या
दैट इज बोहर्स रेडियस, या बोहर रेडियस कह दो शॉर्ट में, बोहर रेडियस। अब कोई बच्चा यहाँ पर कॉमेडी कर सकता है कि सर ये जो साइंटिस्ट थे बोहर, वो क्या गोल गोल थे सो उनकी त्रिज्या होगी, कि आप कह रहे हैं बोहर रेडियस। उनके सम्मान में बच्चों इस त्रिज्या को, हाइड्रोजन परमाणु की जो पहली कक्षा की त्रिज्या है उसको हमने बोहर रेडियस कह दिया है, उनका उस पहली कक्षा का नामकरण किया है। क्योंकि आप जब शुरुआत करते हैं तो हाइड्रोजन से ही शुरुआत करते हैं, और उस शुरुआत में भी पहली कक्षा की त्रिज्या। तो और ये थ्योरी कौन दे रहे हैं? ये जो थ्योरी है बच्चों, ये जो थ्योरी है वो बोहर दे रहे हैं। तो बोहर के नाम पर इस पहली कक्षा की त्रिज्या को हमने कह दिया बोहर रेडियस, उसकी वैल्यू इतनी। ठीक है, तो इसको रेक्टेंगल में बंद कर लेना, मैं बंद करूँगा तो यहाँ काट पीट हो जाएगी बच्चों, अस्पष्ट हो जाएगा, कुछ ढंग से बंद नहीं हो पाएगा। तो ये बोहर त्रिज्या हुई। अब ये कितनी होगी उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ हटाते हैं बच्चों। तो बच्चों ये जो बोहर रेडियस है इसमें सभी कांस्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, जितने भी पद हैं वो सब नियतांक हैं। जैसे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपको याद होगी बच्चों। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको याद होगा 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। क्लियर। पाई आप जानते हैं, यहाँ लिख दूँ आगे, पाई बराबर होता है 22/7। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो इन सभी मानों को अगर यहाँ रख दें और सॉल्व करें समीकरण 7 में रखने पर, ये सब क्या कर रहे हैं, ये मान समीकरण 7 में रख रहे हैं। समीकरण 7 में रखने पर जो वैल्यू मिलेगी बच्चों हमें R1 की, यानी हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या R1 कितनी मिलेगी बच्चों? एप्सिलॉन नॉट, और इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू रखने के बाद 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर मिलेगी। और इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो 0.53 एंगस्ट्रॉम इतनी मिल जाएगी। ये वैल्यू आएगी बोहर रेडियस। ठीक है, तो बोहर रेडियस है बच्चों, और है किसकी रेडियस? नाम कह दिया बोहर रेडियस। बोहर थोड़ी गोल मटोल थे, बोहर की त्रिज्या नहीं है, किसकी है? हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या है। तो R1 बराबर इतने एंगस्ट्रॉम निकल के आएगी बच्चों। अब इस R1 के मान को हम अगर समीकरण इस वाले में रखें, इसको कुछ नाम दे देते तो बढ़िया रहता। इसको भी 3 ही डाल दो, सब एक ही बात है। ये समीकरण 3 ही है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z1 हो गया है। इसको भी मैं समीकरण 3 ही डालता हूँ। अब आप डाल लेना अपने हिसाब से समीकरण। अब ये सब बोर्ड पर इधर उधर हो गई ना सब, तो ठीक है बच्चों आगे चलते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है वही R1 है, तो अगर यहाँ रखते हैं तो ये R1 हो गया। और समीकरण, चलो समीकरण 3 में R1 ये जो आया, समीकरण 7 व 3 से, 3 व 7 से, इन दोनों समीकरणों से क्या मिलेगा बच्चों? इस वाली से देखें, ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है। जैसे लिथियम +2 की बात करें या हीलियम +1 की बात करें, तो उसके लिए Rn कितना हो जाएगा? ये जो ब्रैकेट में पद है बच्चों वही तो R1 है। R1 इंटू
एन स्क्वायर बटे जेड हो जाएगा। यही तो हुआ। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 8। और ये किसके लिए हुआ बच्चों? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए बात हो गई है। इसमें रख दें तो हाइड्रोजन के लिए हो गई Rn बराबर R1 इंटू एन स्क्वायर। ये बात किसके लिए हो गई? हाइड्रोजन के लिए। सो हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु के लिए हो गई। यानी जो त्रिज्या है परमाणु में, जो कक्षाएं हैं उनकी जो त्रिज्या है वो उनकी मुख्य क्वांटम संख्या जो है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ये पीछे भी अभी लिखा था हमने कि Rn प्रोपोर्शनल टू, एक बात इक्वेशन लिखी थी Rn प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। इससे क्या पता लगा बच्चों? इससे हम एक काम करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इन्हें हटाता हूँ। तो इस इक्वेशन से देखिए बच्चों, पहली कक्षा की त्रिज्या इतनी आई, अब दूसरी की निकालनी है तो n बराबर 2 रखेंगे। अब यहाँ के बाद बच्चों कहाँ चल रहे हैं? यहाँ पर चल रहे हैं। यानी अगर हम R2 निकालें, यानी दूसरी कक्षा की त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा की त्रिज्या, तो R1 कितना है? यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 0.53 इंटू 4, यानी 4 गुना हो गई। 2 दूनी 4, जो पहली कक्षा की त्रिज्या थी उससे 4 गुना हो गई। और ये कितनी आएगी हल होके? 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 1 21, 2.12 एंगस्ट्रॉम। इतनी आ गई दूसरी की। तीसरी की निकालिए R3, तो कितनी हो जाएगी? R1 कितनी है? 0.53 गुणा 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग बराबर 0.53 गुणा 9 बराबर कितनी आ गई? 9 तिया 27 हासिल के 2, 9 पंजे 45 और 2 47, 2 डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट एंगस्ट्रॉम। ये 9 गुनी हो गई। दूसरी वाली 4 गुनी, तीसरी वाली 9 गुनी, 3 का वर्ग टाइम्स गुनी, चौथी वाली 16 गुनी हो जाएगी। यानी उनमें जो इंटरवल है, जो गैप है वो बराबर नहीं है, स्क्वायर के प्रोपोर्शन में बढ़ता जा रहा है बच्चों, जैसे अभी मैं समझाऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि पहली कक्षा की यानी R1 कितनी थी? 0.53 एंगस्ट्रॉम। फिर थी 2.12, 4 गुना, फिर इसकी 9 गुना, फिर आएगी 16 गुना, फिर आएगी 25 गुना, फिर आएगी 36 गुना। समझ रहे हैं ना? यानी जो त्रिज्याओं में अनुपात है हाइड्रोजन परमाणु की, R1 अनुपात R2 अनुपात R3 अनुपात ... बराबर 1 अनुपात, क्योंकि Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यानी कितना अनुपात आया? 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात आगे क्या आ जाएगा? 16, 4 का वर्ग। तो बराबर इंटरवल नहीं है बीच में। तो एक तरीके से अगर हम चित्र बनाने की कोशिश करें तो बच्चों क्या आएगा उसको समझना है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, तो बच्चों हम ये कहना चाह रहे थे कि जो अनुपात है वो स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता जा रहा है वैल्यू त्रिज्या की। जैसे आपने ये नाभिक बनाया, इस बात का अर्थ क्या है? आपने ये नाभिक बनाया, पहली कक्षा मान लो आप कॉपी पे बना रहे हैं, 1 सेंटीमीटर की आपने दूरी भरी प्रकार में और 1 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दिया, तो ये पहली ऑर्बिट बन गई। समझ रहे हैं? बात समझ गए? अब दूसरी कक्षा के लिए आपको 4 गुना बड़ा डिस्टेंस मेज़र करना होगा प्रकार में, तो अब 4 सेंटीमीटर की दूरी भरोगे, ये 1 सेंटीमीटर की, फिर 4 सेंटीमीटर की, यानी इससे 4 गुनी, 1 2 3 4, जैसे ये इतनी बड़ी त्रिज्या। फिर तीसरी के लिए आपको 9 गुना जाना पड़ेगा, 9 गुना
तो 9 गुनी त्रिज्या यहाँ आएगी इस तरीके से। तो यहाँ गैप इतना था, फिर वहाँ से गैप और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि बराबर बराबर दूरियों पर होंगी, ऐसा नहीं होगा। इसे अभी बात बड़ा बना दिया हमने पहली कक्षा को, दूसरी कक्षा को ऐसे बनाते हैं। मैं दोबारा बनाता हूँ बच्चों, ठीक है, जिससे बात स्पष्ट हो जाए। जैसे आपने प्रकार में कुछ दूरी भरी, जैसे ये है नाभिक पॉजिटिव, पहली कक्षा मान लीजिए ये है, तो दूसरी अगर ये है तो तीसरी 9 गुनी दूरी पर होगी, यानी पहली और दूसरी में जो अंतर है उससे ज़्यादा अंतर होगा, जैसे यहाँ होगी, और फिर 16 गुना बड़ी होगी तो इस बोर्ड से भी बाहर चली जाएगी बच्चों। तो उनमें बराबर बराबर अंतराल नहीं होगा, स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा होगा उन रेडियस में जो अंतराल है, यानी वर्ग जो मुख्य क्वांटम संख्या है या जो कक्षा नंबर है उनके स्क्वायर्स के हिसाब से रेडियस बढ़ती चली जाएगी बच्चों। क्लियर हुई बात? तो बच्चों ये तो रहा त्रिज्या के विषय में, त्रिज्या वाली बात हमने कंप्लीट कर दी। टॉपिक बच्चों बहुत लंबा है, इसे टुकड़ों में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज हमने अभी तक क्या देखा, रेडियस के बारे में पढ़ा कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, या हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो हैं उनकी त्रिज्या कितनी होती है। बच्चों ट्रांसमीटर की बैटरी बैठ रही है, हो सकता है कि मेरी आवाज़ आपको सुनाई न दे। हाँ तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन अभी टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है बच्चों। आज हमने केवल त्रिज्या की बात की, इसको टुकड़ों में बनाएंगे और कल बात करेंगे वेग की। इस इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, कि जिस कक्षा में घूम रहा है उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, ठीक है ना बच्चों। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है कि हमारे ट्रांसमीटर की बैटरी चली गई है बच्चों, तो दिक्कत हो रही है। मार्केट से मुझे एक बैटरी ख़रीद के लानी होगी, इसमें डालनी होगी, तो वैसे भी वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, जो कितनी ऊर्जा से घूम रहा है, इन सब बातों की भी चर्चा होनी है। तो हम ये कह देते हैं कि हम जो पढ़ रहे थे हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत, उसका आज हमने वॉल्यूम 1 पढ़ा, वॉल्यूम 1। इसको कई एपिसोड्स में पढ़ना होगा आपको, तो आज पहला एपिसोड था। बाकी की बातें आगे आने वाले एपिसोड में करेंगे, तो चैनल पर बने रहिए बच्चों। और इस टॉपिक को अगर पूरा पढ़ना है तो 2-3 लेक्चर देखने होंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वेग की, कि इस कक्षा में घूमते हुए किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है। अलग अलग कक्षाओं में वेग अलग अलग होगा बच्चों, एक समान वेग से गति नहीं कर रहे होंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं कल शेष पोर्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।